जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू 10 अति आवश्यक प्रश्न है। ये 10 प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये 10 प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह 10 प्रश्न जो है ना बाबू याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग जो है ना बस इतना ही करिए कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, देखते ही आपको हम सारा याद करवा देंगे। तो समझिए। तो चलिए बाबू आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। ये प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ये प्रश्न आप लोग जो है ना बाबू एग्जाम में याद करके ही जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 10 प्रश्न जो है ना बाबू आपके डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। समझे। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। समझे। आपका जो है ना मानव भूगोल का जनक जो कहते हैं याद रखिएगा फ्रेडरिक रेथजेल को कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू आपका जो है ना फ्रेडरिक रेथजेल। ये प्रश्न याद करके ही जाइएगा। समझे। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेथजेल को कहते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा बाबू वहां जो है ना भूगोल का जनक में मारिएगा हेक्टेरियस को। क्या मारिएगा? हेक्टेरियस। अगर पूछ लेगा मानव भूगोल तो मानव भूगोल मार दीजिएगा फ्रेडरिक रेथजेल। समझे। हालांकि जो ये परिभाषा भी दिया था याद रखिएगा। इसका जो है ना पूछ लेगा निश्चयवाद। क्या अगर आपसे पूछेगा निश्चयवाद, निश्चयवाद अगर पूछ लेगा निश्चयवाद संभावना किससे संबंधित है तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेथजेल से संबंधित है। यहाँ पे रहता है नव निश्चयवाद, वहां मारिएगा आपका जो है ना ग्रेफी टेलर। क्या मारिएगा? वहां ग्रेफी टेलर। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना आप लोग। अगर पूछेगा कि निश्चयवाद की संभावना ये किससे संबंधित है तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका फ्रेडरिक रेथजेल से ही संबंधित है। और यहाँ पे अगर डाल देगा नव निश्चयवाद अगर डाल देगा तो अब वहां पे मारिएगा आप लोग जो है ना बाबू ग्रेफी टेलर। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बताइए मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेथजेल को कहते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गया। और उसके बाद पूछेगा कि जो निश्चयवाद संकल्पना किससे संबंधित है तो मारिएगा वहां पे आपका फ्रेडरिक रेथजेल ही मारिएगा। ज्यादातर रेथजेल ही ऑप्शन में रहेगा। वहां फ्रेडरिक लिखा कम ही रहता है तो रेथजेल रहेगा तो टिक कर लीजिएगा। और उसके बाद नव निश्चयवाद आपको तो पता ही है आपका ग्रेफी टेलर ने आपका जो है ना दिया था। और उसके बाद देखिएगा जो एक पूछ लेता हूं संभावनावाद। संभावनावाद की संकल्पना किसने दिया था तो वी लाल डी ब्लास ने दिया था। ये सब याद रखिएगा। समझे। और उसके बाद इसका कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव भूगोल की परिभाषाएं बताइए। देखिए फ्रेडरिक रेथजेल जो था ना बाबू मानव भूगोल को डिफाइन किया था। ये कहा था कि जो है ना आपका मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का जो है ना बाबू आपका संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था तो फ्रेडरिक रेथजेल ने कहा था। याद हुआ कि नहीं हुआ? सारा आपके दिमाग में ही जाएगा बाबू। समझे। आप लोग वीडियो पे जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो आप समझ में आ गया पहला क्वेश्चन मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेथजेल। निश्चयवाद संकल्पना फ्रेडरिक रेथजेल। आपका ये कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था तो फ्रेडरिक रेथजेल ने कहा था। 2 नंबर में आ जाएगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा या एमसीक्यू में दोनों एक ही होता है और आपका 2 नंबर में पूछेगा तो इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। समझे। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था तो आपका फ्रेडरिक रेथजेल ने कहा था। सिंपल सी बात है। याद हुआ? याद तो मेरे हिसाब से जो ना हमारे स्टूडेंट तो आपको एक बार में ही याद हो गया होगा। किसी को कोई आपत्ति या कोई समस्या है तो आप हमें बता दीजिएगा। कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे में कमेंट का ऑप्शन है बाबू आप कमेंट कर दीजिएगा। समझे। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बाबू आपका पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आप लोग बाबू यस लिखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब वाली जरूर करिएगा बाबू सब। आप लोग जो है ना इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझे। आज का जो हमारा बाबू दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या अंतर है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
ये आपके एग्जाम में कई पूछ लिया गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीयक क्रियाकलाप, ये आपको जो है ना बाबू एक दिमाग में जाएगा, सारा याद करवा देंगे। समझिए, देखिए आपका प्राथमिक, पहले समझ लीजिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। 2 मिनट में कॉन्सेप्ट सारा बता देंगे आपको। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप जो होती है, अच्छा समझते रहिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए बाबू हम खेती किए, मान लीजिए कि आपका जो है एक गेहूं का क्या कहिए बाबू खेती कर लिए। अब गेहूं का खेती में आपको पता ही है बाबू क्या क्या लगता है, उसमें आपका बीज डालना होता है। अगर आप लोग बाबू जो खेती गांव के होंगे तो आपको सारा पता होगा कि कैसे, हम तो गांव के ही हैं, आपका सारा खेती कैसे की जाती है, नहीं की जाती है। आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से मेरे हिसाब से जो है ना बाबू समझ में आ गया होगा। देखिए तो आप खेती करते हैं, तो मान लीजिए बाबू गेहूं का खेती किए, गेहूं का खेती हो गया। अब खेती में पानी देना होता है, यूरिया यानी उसमें आम भाषा में कहते हैं बाबू उसमें खाद आदि देना होता है। उसके बाद हो जाता है तो उसको आपका मशीन में डाल करके जो है ना उसका जो आपका पुआल होती है उसको अलग की जाती है, और उसको आम भाषा में भूसा को अलग की जाती है। और उसके बाद देखिएगा जो आपका गेहूं का दाना होता है उसको क्या करते हैं बाबू हम लोग अलग करते हैं, उसको घर ले जाते हैं और उसको नॉर्मली कहीं पे डाल देते हैं। समझे? तो आप प्राथमिक क्रियाकलाप समझा रहे हैं अभी हमको। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में बाबू आप कोई सा भी खेती करिएगा वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत बाबू आखेतन आएगा। आखेतन बाबू उसे कहते हैं, आम भाषा में समझिए, आखेतन का दूसरा नाम जो है ना बाबू आपका जो हो जाएगा शिकार करना। यानी आपका कोई पक्षी चल रहा है उसको जो है ना आपका गुलेल से मारी जाती है। हालांकि आपको तीर वीर से मार दिया जाता है, हालांकि बैन कर दिया गया कि आप कोई बड़े पशु को नहीं मारिएगा तो आप पे केस हो जाएगी। समझे? तो आपका ये हो जाएगा। इसके अंतर्गत मछली पालन आ जाएगा, पशु पालन आ जाएगा, खेती आ जाएगा। तो आप खेती वेती किए ना, यही किसमें आ जाएगा आपका जो है ना प्राथमिक क्रियाकलाप। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि प्राथमिक क्रियाकलाप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसमें रहेगा गोपालन। और गोपालन का ही अर्थ होता है पशुपालन। तो आप लोग बाबू कंफ्यूजन नहीं ना है, अरे मेरे स्टूडेंट इस समय कंफ्यूजन तब तो हो ही गया ना, इस समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्राथमिक क्रियाकलाप समझ में आ गया ना। आप गेहूं का खेती किए, अब गेहूं का खेती हो गया, 2-4 को आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। खेती जो भी आएगा मारिए किसमें, प्राथमिक क्रियाकलाप। उसके बाद अगला पूछ लेगा कि बताइए कि बाबू आपका जो है ना निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो मार दीजिएगा। उसमें खेती रहेगा, पशुपालन रहेगा, गोपालन रहेगा, मछली पालन रहेगा। उसके बाद देखिएगा आपका आखेता नारी रहेगा, शिकार रहेगा, सब मार दीजिएगा। आप गेहूं का खेती किए, कॉन्सेप्ट समझिए बाबू, आप किसका खेती किए, गेहूं का तो खेती कर लिए। अब यही गेहूं आपके घर पे आ गया। अब द्वितीयक समझा रहे, समझिए पहला तो समझ में आ गया, अब द्वितीयक समझा रहे हैं को। आपका जो है ना द्वितीयक गेहूं का खेती है, गेहूं आपके घर पे आ गया ना बाबू, कहाँ पे आ गया, घर पे। और यही गेहूं जो आया इसी को जो है ना बाबू आप जो है मशीन में डाल करके, आप आटा नहीं बनाइएगा, मशीन में डाले ना तो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण हुआ ना। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं कि कोई चीज को मशीन में डाल करके जो है ना बाबू उसका कुछ नया चीज बना देना। जैसे हम डाले थे गेहूं, बन गया हमारा क्या, आटा बन गया। तो यही आटा कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग। सब में आंख बंद करके क्या मारना है बाबू, द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक समझ में आ गया ना कि कोई सा भी आपका फैक्ट्री, उद्योग, उद्योग का मतलब समझते हैं बाबू, आपका कोई सा भी फैक्ट्री हो जाएगा, इंडस्ट्रियल जो भी क्षेत्र होता है वो किसमें आ जाएगा, आपका जो है ना द्वितीयक क्रियाकलाप में। बस इतना ही याद रखिएगा, विनिर्माण। कोई सा भी चीज को मशीन में डाल करके आपका कोई नया चीज बनाना, वही क्या कहलाता है, आपका जो है ना द्वितीयक क्रियाकलाप। यहां से क्या बनेगा बाबू, आपका जो है आटा बनेगा। मशीन से गेहूं डाल दिए, आपका गेहूं में डाले ना मशीन में, तो हम आपका क्या बन जाएगा, वो आटा बनेगा। तो आटा ही तो कहलाएगा द्वितीयक क्रियाकलाप। यही आटा को हम मार्केट में बेच दिए, 50 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, आप लोग जानते हो उतना होशियार है, समझे। तो उसको कितना रुपए किलो में बेच दिए, आपका माल कुछ भी मान लेते हैं, कुछ रैंडमली नंबर 50 नंबर मान लिए, 50 रुपया में बेच दिए। कितना में, 50 रुपया में बेच दिया। हालांकि भैया हमको शब्द नहीं है कि आटा वाटा खरीदने हम नहीं गए कभी, तो कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कितना, 50 रुपया में बेच दिए। वही तो कहलाता है तृतीय क्रियाकलाप। तो आपको प्राथमिक समझे
खेती की है गेहूं का, अब गेहूं आपका नॉर्मली कितना प्रक्रिया होता है सब खेती में आ जाएगा, और उसके बाद वही खेती से गेहूं मिलेगा हमें, और गेहूं को कहाँ लाएंगे हम घर पे, और वही घर पे ले जाके मशीन में डालेंगे, और मशीन में क्या बनेगा हम आटा, जो मशीन में डाले ना मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, यही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, द्वितीय क्रियाकलाप। जो आटा बन गया, ये आटा को मार्केट में ले जाके हम बेच दिए, यही तो कहलाता है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप बाबू आपका व्यापार से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, तो व्यापार से संबंधित। इसमें दिक्कत या किसी को कोई आपत्ति, अगर कोई समस्या है तो आप लोग बाबू हमें जरूर बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझे। इसमें डायरेक्ट जो मारिएगा ना बाबू उद्योग, जितना फैक्ट्री टैक्ट्री क्या आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, समझे। दिक्कत कोई आपत्ति अगर है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जो है ना आपका सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं कि कोई सा भी संसाधन को हमें उतना ही उपयोग करनी चाहिए जितना हमें आवश्यकता या जरूरत हो, कोई सा भी संसाधन को हमें आवश्यकता से ज्यादा उपयोग नहीं करनी चाहिए। अगर आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करिएगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सारा संसाधन तो खत्म ही हो जाएगा, तो आपका वो क्या यूज करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी समझते हैं बाबू आप लोग, यानी हमारे बच्चा के बच्चा, समझे। अभी हमारा शादी नहीं हुआ, आप लोग नहीं समझ लेना, हमारा बच्चा एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, समझे। तो कोई सा भी संसाधन को हम आपका जो है ना उतना ही उपयोग करनी चाहिए जितना हमें आवश्यकता या जरूरत हो, कोई सा भी संसाधन को हमें आवश्यकता या जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं बाबू आपका जो है ना जल जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हम नहाना है हमें 2 बाल्टी पानी से, लेकिन हम नहा रहे हैं कितना पानी से, 4 बाल्टी पानी से। जल तो आपका बाबू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी और नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना समाप्त हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कहीं चला जाएगा। तो कोई सा भी संसाधन को हमें उतना ही उपयोग करिए जितना हमें आवश्यकता या जरूरत हो। अगर जरूरत से ज्यादा करिएगा तो आपका मान लीजिए 2 बाल्टी का जरूरत है, नहा रहे कितना बाल्टी, 4 बाल्टी से कईयों खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हमारे आने वाले बच्चे, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे के लिए संसाधन तो बचेगा ही नहीं, समझे। तो इसका 2 शब्द में याद रखिएगा कि कोई सा भी संसाधन को हमें उतना ही उपयोग करनी चाहिए जितना हमें आवश्यकता या जरूरत हो, आवश्यकता या जरूरत से ज्यादा कोई संसाधन को हमें उपयोग में नहीं लानी चाहिए। तो आपको बाबू तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, एक बार और समझिए। देखिए आपका जो है ना सतत पोषणीय विकास, कोई सा भी संसाधन को हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता या जरूरत हो, आवश्यकता से ज्यादा कोई संसाधन को उपयोग नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जल है, जल को ज्यादा उपयोग करिएगा तो एक दिन तो खत्म हो जाएगा, फिर हमारे आने वाले बच्चे, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे के लिए संसाधन तो बचेगा ही नहीं, समझे। तो आपका कोई सा भी संसाधन को बाबू आपका जो है ना इस्तेमाल करिए उतना ही जितना आपकी आवश्यकता है। इसको बाबू क्या करिए कि आपका जो है ना रखिए संसाधन को, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम आ सके। तो तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतरराज्यीय व्यापार में क्या अंतर है। ये प्रश्न तो बाबू आपका जो है ना ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन, ये तो पूछता ही है, समझिए। आपका जो है ना आपका राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय व्यापार क्या होता है। देखिए अंतर पहले राष्ट्रीय समझा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाबू उसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपको एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा। जैसे समझिए बाबू ये भारत है और सबसे भारत के नीचे में देखिएगा ना ये एरिया, तो आपको क्या मिलेगा बाबू, केरल मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, केरल। और यहाँ पे एक देश है इसका नाम जो है ना बाबू आपका जो है नाम रख देते हैं, आपका क्या रखते हैं, अफगानिस्तान। क्या बाबू अफगानिस्तान से हमारा संबंध क्या है, थोड़ा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक अफगानिस्तान है आपका, ये क्या है बाबू आपका भारत इंडिया है, और यहाँ पे केरल है। यहाँ पे जो है ना बाबू अफगानिस्तान का एक बंदरगाह है, समझे। बंदरगाह बाबू समझते हैं, बंदरगाह बाबू उसे कहते हैं कि जहाँ पे पानी वाली शिप आकर लगती है। जैसे आपसे पूछेंगे कि बताइए बाबू कि आपका जो है ना हवाई जहाज कहाँ उतरता, तो आप बोलिएगा सर रेल पे, आपका एयरपोर्ट पे। पूछेंगे आपका रेल कहाँ लगता है, तो आपका रेलवे स्टेशन पे। वैसे पानी वाली आपका जहाज जो होती है ना वो कहाँ के लगता है, तो बंदरगाह, आम भाषा में पोत याद रखिएगा,
समझे। तो यहाँ पे आपका केरल है और केरल से यहाँ अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के बीच अगर व्यापार होती है, एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होती है, यही क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है बाबू, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी एक देश से दूसरे देश व्यापार करना। आपका भारत से पाकिस्तान या अफगानिस्तान या म्यांमार या भूटान, एक देश से दूसरे देश व्यापार करिए ना, यही क्या कहलाता है बाबू, आपका जो है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार। लेकिन अंतरराज्यीय व्यापार जो होती है, मान लीजिए आपका देखिए ये क्या अंतरराज्यीय, जैसे यहाँ पे बाबू एक केरल है, क्या है, यहाँ पे एक केरल है और यहाँ से ऊपर आइएगा ना बाबू, तो यहाँ जो आपको मिल जाएगा एक आंध्र प्रदेश, क्या मिलेगा, ये एरिया में देखिएगा मैप में, कहीं बड़ा बना दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये तो केरल हो गया और ये तमिलनाडु से ऊपर है आपका आप आंध्र प्रदेश, तो ये एरिया क्या बाबू, आंध्र प्रदेश है। तो केरल से आंध्र प्रदेश के बीच व्यापार अंतरराज्यीय व्यापार, आम भाषा में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करिएगा, वही क्या कहलाता है, आपका जो है ना अंतरराज्यीय व्यापार। अंतरराज्यीय व्यापार तीन प्रकार के होते हैं, स्थानीय व्यापार हो गया और उसके बाद जिला स्थानीय। स्थानीय का मतलब समझे कि आपका जो एक जगह से दूसरे जगह जाना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक आपका देखिएगा बिहार है, बिहार में एक जिला है जिसका नाम है दरभंगा जिला, और दरभंगा जिला के बगले में आपको मिल जाएगा ये साइड में देखिएगा तो समस्तीपुर। दरभंगा और समस्तीपुर के व्यापार बीच व्यापार होता है, यही कहलाता है आपका स्थानीय व्यापार। एक होता है बाबू आपका जो है ना अंतरराज्यीय, तो बताइए दी स्थानीय बता दिए, और उसके बाद एक होता है बाबू आपका जो है ना राज्य व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार कर लीजिए। तो ये सब याद रखिएगा, समझे, ये सब आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आपसे अगर जिला, एक जिला व्यापार भी होता है, बता एक स्थानीय, यानी दरभंगा जिला में देखिएगा एक जगह से दूसरा जगह, दरभंगा जिला में एक जगह का नाम आपका जो है ना, कुछ जगह का नाम बता देते कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक जगह का नाम रख देते हैं आपका जो है ना बेनीपुर, क्या रख देते हैं बाबू, बेनीपुर। और दूसरा जगह का नाम रख देते हैं बाबू आपका जो है ना क्या बोलते हैं इसको, आपका एक बेनीपुर और दूसरा का नाम रख देते हैं बाबू आपका जो ना सुपौल या आशापुर, दोनों समझ लीजिए। आपका आप देखिएगा बेनीपुर और आशापुर के बीच में व्यापार हुआ, यही क्या कहलाता है, आप आम भाषा में समझिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यापार करिएगा, स्थानीय व्यापार। जिला व्यापार एक जिला से दूसरा जिला में। उसके बाद देखिएगा आपका जो है अंतरराज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी केरल से तमिलनाडु में कर लिया ना व्यापार, तो यही कहलाता अंतरराज्यीय व्यापार। दिक्कत नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है बाबू आयात, दूसरा होता है निर्यात और तीसरा होता है बाबू आपका जो है ना पूर्व निर्यात, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपका जो है इंटरपोर्ट, ये तीनों होता है, याद रखिएगा, हो सके एग्जाम में पूछ लेगा। आयात और निर्यात में अंतर पूछ लेता है कभी कभी, समझिए ये मार्कर, अच्छा आयात निर्यात समझा रहे हैं, ये मार्कर जो है ना बाबू हम कोई दुकान से खरीद लिए तो हम आयात कर लिए, यही मार्कर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम किसी को बेच दिए, यही कहलाता है आपका देखिएगा जो है ना निर्यात। आयात का मतलब कोई चीज आप खरीद लेना, जैसे मान लीजिए ना कि आपका ये मार्कर हम तो कहीं से खरीदे किए, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे ही खरीद लिए, ये मार्कर आपसे खरीदे तो यही क्या कहलाता है बाबू आपका जो आयात, हम खरीद लिए आयात, आप जो बेचे ना वही कहलाता है निर्यात। नहीं समझ में आया, आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ में तो फिर समझिए, ये मार्कर को कोई कहीं से खरीदे तो आयात, ये मार्कर हमें अच्छा नहीं लगा, ये मार्कर को तो हमारे पास है ही है, खरीद लिए तो आयात, ये मार्कर अच्छा नहीं लगा इसी को दे दिया भाई तू ले ले, तो यही कहलाता है पूर्व निर्यात। अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट दे दिए उसको। अब उसके बाद ये मार्कर हम एक दुकानदार है, ये मार्कर हमें आपका बेचना है किसी दुकानदार ग्राहक के पास, ये मार्कर बेच दिए, निर्यात कर दिए। तो आयात और निर्यात आयोग आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, समझे। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों समझ में आ गया होगा। अगला है आपका जो है अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है भारत में परिवहन का मुख्य साधन कौन कौन से है, ये समझिए। देखिए बाबू भारत में जो है ना आपका परिवहन का देखिएगा तो बाबू मुख्य साधन जो है आपका अनेक अनेक प्रकार के हैं, लेकिन आपका इसमें से पूछ रहा मुख्य, तो सबसे ज्यादा मुख्य जो होती है ना बाबू आपका जल परिवहन। क्या होती है, जल परिवहन। जल परिवहन देखिएगा तो बाबू बहुत सस्ता होता है, आपका बहुत जल्दी में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, पहले समझते हैं, पहले समझ लेते हैं हम बाबू स्थल परिवहन। क्या समझते हैं हम लोग, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन बाबू उसे कहते हैं, आम भाषा में समझिए। देखिए स्थल परिवहन कि मान लीजिए कि एक जगह से
दूसरे जगह आपका सड़क यानी बस से ले जाना सामान या ट्रक पे ले जाना, यही कहलाता स्थल परिवहन। या आपका कार पे या ट्रेन पे ले जाइए ना, यही क्या कहलाता है बाबू स्थल परिवहन। स्थल परिवहन समझ में आ गया ना, ट्रेन में सामान भर दीजिए और एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए। अब परिवहन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, समझे। तो आपको परिवहन समझ में आ गया ना, स्थल परिवहन यानी ट्रक में भर दीजिए सामान, कार में भर दीजिए, ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा ना। जैसे जगह का नाम यहाँ दरभंगा, और दरभंगा से ले गया बाबू आपका जो है ना समस्तीपुर, गया, ये सब ले गया, यही तो कहलाता आपका स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखिएगा एक होता है आपका जो है ना वायु परिवहन। वायु परिवहन देखिएगा आपका, देखिएगा ये कम सामान होता है, ज्यादा सामान वायु परिवहन नहीं धो पाएगा आपका। जैसे आपका हवाई जहाज, हवाई जहाज मान लीजिए कि आपका यूएई, यूएई का मतलब समझते हैं ना बाबू, यूएई, क्या बाबू आपका यूएई, यूएई यानी आपका जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जो है ना आपका, इसको बोलते हैं आम भाषा में दुबई। क्या बोलते हैं दुबई। तो दुबई से कोई सामान लाना आपका इंडिया, तो आपका ये किससे लाइएगा, तो आपका वायु परिवहन से लाइएगा। तो इसमें बाबू खर्चा बहुत ज्यादा होगा, और उसके बाद इसको ले आने का कॉस्ट ज्यादा है। हालांकि जो जहाज से ले जाइएगा तो कम समय थोड़ा क्या लगेगा, कम लगेगा, लेकिन खर्चा क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझे या नहीं समझे। आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। समझे। दिक्कत या किसी को कोई आपत्ति है तो आप हमें बताइए, अगर कोई समस्या है तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। समझे। और एक होता है जल परिवहन। देखिए बाबू, जल परिवहन जो है ना आपका, इसमें सबसे सस्ता अगर कोई परिवहन है तो वो जल परिवहन है। जल परिवहन में ना आपका देखिएगा ट्रैफिक होगा, भैया हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, लगा दो कहीं बीच में जहाज। समझे। तो आपका कहीं जहाज लगा दीजिए आपका जल परिवहन वाला, तो लगा दीजिए कहीं पर भी, तो आपका लगा देते हैं ना, तो ये जो है ना बाबू बहुत सामान एक बार में धो लेता है। आपका सुने हैं कि आपका 36 हजार कंटेनर, 40 हजार कंटेनर एक बार में आपका जो है ना, ये जो एक देश से दूसरे देश लेके चले जाता है। जैसे एमएससी आप सुने होंगे बाबू जहाज, ये बाबू आपका जो है ना राजदूत कहा जाता है पानी में इसको। समझे। अब कोई ऐसा बंदरगाह नहीं है जहाँ पे एमएससी जहाज न लगे। समझे। तो एमएससी जहाज जो है बाबू एक देश से लगभग देखिएगा ना तो 40 हजार कंटेनर एक बार में एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। समझे। तो ये आपका सबसे सस्ता परिवहन होता है आपका कौन, जल परिवहन। इसका दो कारण भी है बाबू सस्ता होने का। दो, पहला तो होगा कि भैया इसमें जो है ना ट्रैफिक नहीं रहती है। अब ट्रैफिक नहीं रहेगा तो भैया कहीं से कहीं ले जाइए, पूरा तो समुद्र कहीं लगा दीजिए। समझे। तो ये आपका बहुत अच्छा परिवहन होता है। समझे। तो जल परिवहन आपका भारत के प्रमुख क्या है, संसाधन यानी साधन का मुख्य रास्ता है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई परेशानी है तो आप हमें बता दीजिएगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 4 मध्यकालीन नगर के नाम लिखे। देखिए बाबू, भारत, ये प्रश्न बाबू बीबीआई याद रखिएगा, क्या पूछ रहा है कि भारत के जो है ना मध्यकालीन नगर के 4 नाम लिखिए। देखिए मध्यकालीन नगर जो है ना, पहला जो हो जाएगा बाबू आपका जो है ना पटना, बिहार की राजधानी बाबू पटना है। उसके बाद अगला जो हो जाएगा दिल्ली। मध्य का मतलब समझते हैं बाबू बीच वाला, एक होता प्राचीन काल, दूसरा होता मध्यकाल, तीसरा होता आधुनिक काल। अभी वर्तमान वाला का नाम नहीं बता दिएगा, अभी वर्तमान वाला जो होती है वो आधुनिक काल से मिला होता है। समझे। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत या कोई परेशानी है तो आप हमें बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा बाबू आपका पटना हो जाएगा, दूसरा आपका दिल्ली हो जाएगा, तीसरा अगर लिखना चाहते हैं ना बाबू तो आप लिख लीजिए कानपुर। क्या लिखिएगा, कानपुर। कानपुर जो है ना ये क्या है बाबू आपका जो है ना मध्यकालीन नगर है। उसके बाद अगर रुड़की लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आपका 3 गो हम बता दिए, पहला पटना, दूसरा आपका देखिएगा दिल्ली, तीसरा आ जाएगा आपका कानपुर। और आप लोग तो बताते एक भी आंसर नहीं है, तो दुगो का और डिफरेंट वाला आंसर आप हमें कमेंट करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं। चौथा, यह हलवा क्वेश्चन है, चौथा और 5वां दुगो को बताइए। तो जल्दी, 4 पूछ रहा, आपको 5 को कम से कम याद करना ही है। 3 को बता दिए। आप लोग के लिए होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बाबू आपका होमवर्क, सब हम ये बता देंगे तो आप लोग करे क्या, कुछ तो किए ही नहीं। तो आप लोग इसका होमवर्क है आपका दुगो का, पहला पटना, दूसरा कानपुर, दूसरा दिल्ली, और दुगो का आपका मध्यकालीन शहर का नाम
आप लोग बाबू अपने दिमाग से नहीं की किताब से नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिख के बताइएगा, समझे। और आप लोग बाबू इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं ना तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, तो आप लोग वहां जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। और 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में क्या अंतर है। ये प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, ये प्रश्न आप एग्जाम में याद करके ही जाइएगा। देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या होता है इसको समझिए। देखिए प्रतिकर्ष कारक जो होता है, आप कहीं पर गए, जो सा भी चीज आपको खराब लगा वही क्या कहलाता है, आपका प्रतिकर्ष कारक। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, आपका जो है ना जल का अभाव हुआ, वहां पे मारामारी है, वहां पे देखिएगा बाबू रहन सहन की अच्छा व्यवस्था नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीन है, उसके बाद देखिएगा शिक्षा का व्यवस्था थोड़ा सा भी नहीं है, उसके बाद देखिएगा वहां पे जो है ना आपका काम और रोजगार का नहीं व्यवस्था है। तो जितना आपको कहीं पर गए, जो सा भी चीज आपको वहां पे खराब लगे या निगेटिव लगे, आप भाषा में कहते हैं ऋणात्मक लगा, जो सा भी चीज वही क्या कहलाता है, आपका प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक का योग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहीं पर गए, जो सा भी चीज आपको खराब लगा, जैसे रहन सहन की निम्न दशाएं, आपका महामारी, जल का अभाव, काम और आपका रोजगार का अच्छा सुविधा नहीं, उसके बाद देखिएगा आपका जो है ना शिक्षा का अभाव, उबड़ खाबड़ जमीन, आवास यानी घर अच्छा से वहां पे नहीं होगा, समझे। और सबसे खतरनाक तो होता है वहां पे बाबू आपका जल, जले खतरनाक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए जल यानी पानी, अगर आप कहीं पर गए पानी अच्छा नहीं रहेगा तो क्या आप यहाँ पे रह सकते हैं? मेरे हिसाब से 10 मिनट नहीं रह सकते, क्योंकि भैया जो पियेंगे हम जल वही हमारा क्या मिल रहा है, खराब मिल रहा है जल, तो नहीं रहिएगा ना यहाँ पे। तो जहां पर गए जो सा भी चीज खराब लगा क्या कहलाएगा, आपका प्रतिकर्ष कारक। जैसे जल का अभाव, जल खराब है, पानी की सुविधा अच्छा नहीं रहेगा, वहां पे रहन सहन की सुविधा अच्छा नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीन है, महामारी है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, काम और रोजगार नहीं है, तो सब में क्या हो जाएगा आपका प्रतिकर्ष कारक। लेकिन अपकर्ष कारक इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। आप कहीं पर गए, अपकर्ष कारक में होता आप कहीं पर गए, जो सा भी चीज आपको अच्छा लगा, जैसे जल बहुत वहां का अच्छा है, रहन सहन की आपका जो अच्छा दशा है, उसके बाद महामारी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, उसके बाद शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा है, काम और रोजगार यहाँ पे बहुत मिल रहा है, यही क्या कहलाएगा आपका अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक आई होप आपको अपकर्ष कारक दोनों जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट में यस लिखिएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है परवास किसे कहते हैं। हाँ क्या बाबू परवास, देखिए समझिए आपका जो है ना परवास किसे कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके। देखिए परवास बाबू उसे कहते हैं कि आप कहीं पर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ना बाबू यहाँ भारत की नक्शा बना देते हैं थोड़ा कि ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे जाइएगा ना बाबू, आपका यहाँ मिल जाएगा, इसके जस्ट नीचे में आपका एक राज्य है आपका भारत का जिसका नाम है महाराष्ट्र, एम लिख देते हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, ये चला गया जो है ना बाबू आपका यहाँ पे तमिलनाडु, नीचे में क्या है तमिलनाडु है, यहाँ पर जाकर बस गया, यही तो कहलाता है आपका जो है ना परवास। परवास उसे कहते हैं कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाकर रह जाना और वहीं पे जो है ना बाबू खाना पीना आपका अस्थायी निवास कर लेना, उसी को क्या बोलते हैं परवास। तो परवास समझ में आ गया ना कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस गया है, वहां पे रह गया है, वही क्या कहलाता है परवास कहलाता है। आम भाषा में याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दो रेशेदार फसलों का नाम लिखा है। भारत के जो है ना आपका दो रेशेदार फसल पूछ रहा है। पहला तो हो जाएगा बाबू आपका कपास, कपास में तो अत्यधिक क्या होती है बाबू रेशा, और दूसरा हो जाएगा आपका जूट, समझे। ये दोनों में जो है ना आपका रेशा जो होती है बाबू आपका बहुत ज्यादा होती है, समझे। क्या होती है आपका रेशा दोनों में। तो आपका पहला तो पूछ रहा दो ही ना, पूछ रहा दो, अब रेशेदार फसल, तो आपका कपास का क्या काम होता है, तो ये देख रहे हैं बाबू कपड़ा जो हम लोग पहने हुए या आप लोग पहने हैं किसका बना है, तो याद रखिएगा कपास का बनता है या कपड़ा है। लेकिन जूट का जो उत्पादन होता है आपका रस्सा बनाने में, यानी आपका जो कत्ता वत्ता होता है बोरा वोरा को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, आपका जूट का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपका जो कहीं डोरी जानते हैं ना आप लोग, एक जगह से दूसरी जगह जब बांधते हैं डोरी,
तो वही किसका होता बना हुआ, वो जूट का बना होता है डोरी। लेकिन कपास में होता है बाबू, इसका यूज भी अगर लिखना लिख दीजिएगा, कपड़ा उद्योग, कपड़ा जो बनता है ज्यादातर किसका, कपास का ही कपड़ा होता है। जूट का उपयोग जो रस्सा यूज करते हैं, डोरी करते हैं, या आम भाषा में समझिए ना जो बोरा जिसमें चावल वावल रखा होता है, तो यही किसका बना होता है, जूट का बना होता है। तो दोनों याद रखिएगा, कपास और जूट। अगला है कि संचार सेवाओं से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन तो बाबू VVI है, संचार वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया। समझिए, अगर आप लोग जो है ना बाबू ये सभी को अच्छे से समझिएगा, अच्छा से देखिए संचार सेवा क्या होता है, देखिए समझ अच्छा से। संचार का मतलब होता है आम भाषा में समझिए ना बाबू, आपका मैसेज। क्या होता है, मैसेज। मैसेज याद रखिए, क्या हो जाएगा बाबू, आपका मैसेज। देखिए संचार का मतलब क्या होता है, मैसेज। यानी पहले जो होता था ना बाबू आपका, देखिएगा संचार में क्या किया, आपका चिट्ठी पे लिख के दिया जाता था तो व्यक्ति पढ़ता था। अभी संचार जो सेवा आ गया, जैसे मान लीजिए ये भारत है, क्या बाबू, भारत है। ये पूरा भारत का मैप से समझा रहे कि ताकि आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है आपका गुजरात। क्या मिलेगा, गुजरात एक राज्य मिलेगा। और यहाँ पे जो है ना बाबू एक राज्य है जिसका नाम है बाबू आपका जो है ना तमिलनाडु, ऊपर मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश क्या एक राज्य है। और यहाँ पे जो है ना मान लीजिए कि गुजरात में जो है ना बाबू आपका 3 व्यक्ति का जो है बाबू मर्डर हो गया। कितना का, 3 व्यक्ति का जो है ना बाबू निधन हो गया। अब गुजरात में बैठे हुए हम, कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात में निधन हो गया, लेकिन हम कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो हमको कैसे पता चलेगा, पेपर में न्यूज आएगा या फोन में न्यूज आएगा ना, तब ने देखेंगे कि भैया बहुत सारे हमारे देश में न्यूज चैनल है, विस्कन्या सब बहती है मीडिया, गोदी मीडिया सब बहुत सारे, तो वो सब क्या करेगा, हमें न्यूज को बता देगा। लेकिन जनसंचार जो होती है ना बाबू, इसको आने से हमारे सेवाएं बहुत मिलती है। पहला तो भैया कोई सा भी घटना कहीं घटे, आपका नॉर्मली 10 से 15 मिनट में हमें मोबाइल पे दिख जाएगा। नहीं तो सुबह होकर के आपका पेपर पे आके छप जाएगा, तो उसमें मैगजीन आप लोग पढ़ लीजिएगा। समझे, तो जनसंचार आने से हम लोग का जो है ना बाबू बहुत सेवा है और आपका फायदा भी है। समझे, तो आपका संचार अच्छे से समझ में आ गया ना। संचार का मतलब होता है कि बाबू एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच कम्युनिकेट करना, यानी बातचीत कर लेना। जैसे मैसेज में टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपका संचार ही न करते हैं। समझे, तो संचार आपको अच्छे से आई होप मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यह 200 क्वेश्चन जो है ना बाबू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को बाबू ये 200 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है ना बाबू इस वीडियो को जो है एक बार शेयर जरूर करिएगा और लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को बाबू जो है ना शेयर करिए जल्दी। समझे, ये आपको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। समझे, तो बाबू चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।